नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग दो सीरीज को कंप्लीट करेंगे। जितनी भी घटना चक्र की दो सीरीज है उसके सामान्य विज्ञान और आपके सामान्य अध्ययन, साथ में आपकी जितनी हिंदी है उसको हम लोग लगातार वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद ही अगला टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे और जल्दी जल्दी इसके टॉपिक हम बना के पूरे कंप्लीट कर लेंगे। बहुत मैसेज भी आ रहे थे बच्चों के, तो हम इसको कंप्लीट करा दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपके 25 क्वेश्चन है इस वीडियो में और आपको बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के समस्त राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में स्थान आपका है वो कौन सा स्थान हो जाएगा। जवाब होगा आपका चतुर्थ, अर्थात चौथा स्थान है आपका उत्तर प्रदेश का। तो बात आती है कि पहला स्थान कौन है, तो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर आपका महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर आपके किसका नंबर आता है, उत्तर प्रदेश का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में राज्य ललित कला अकादमी है। देखो बार बार क्वेश्चन आपसे यूपी का पूछा जा रहा है, आप लगातार यूपी कंप्लीट करते चलिए। यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित किस नगर में राज्य ललित कला अकादमी स्थित है। तो ये आपकी कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। कहाँ पर स्थित थी, लखनऊ में स्थित है। बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपकी राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 8 फरवरी 1962 को। 8 फरवरी 1962 को राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी, जो कि कहाँ पर आपकी लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। किसका जन्म आगरा में हुआ था, तो ये जन्म हुआ था आपका मिर्जा गालिब, अर्थात डी नंबर आपका हो जाएगा। मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था 1797 ईस्वी में, जो कि आगरा में हुआ था। ठीक है, आगरा में आपका हुआ था इनका जन्म और इनका वास्तविक नाम था मिर्जा असद उल्लाह बेग खां। ठीक है, और इनको उर्दू का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फारसी कविता प्रवाह को हिंदुस्तानी जबान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है, मिर्जा गालिब को। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। देखो नॉर्मल से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इस समय, इनको इग्नोर मत करिएगा। तो यहाँ पर आपकी जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी, तो आपका बी नंबर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और ये वर्ष 1963 से 1967 तक इस पद पर रही थी। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया। तो प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका स्थापित किया गया, ये आपका लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में बहुत पूछा जाता है आपका कि प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है, लखनऊ में आपका स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है साखी, शबद और रामायणी निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख कृति हैं। आप लोग बिल्कुल इसे जानते होंगे, जवाब हो जाएगा यहाँ पर कबीरदास। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। कबीरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, साखी, शबद, रामायणी ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और कबीर की बात करें, कबीर जी का जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कबीर जी का जन्म हुआ कहाँ पर, वाराणसी में, और मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो मगहर में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, मगहर। इनका काफी बार पूछा जाता है, मगहर। नेक्स्ट कह रहा है कि बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में उल्लेखित 16 महाजनपदों में से कौन सा जनपद दक्षिण भारत में अवस्थित था। तो दक्षिण भारत में अवस्थित जो जनपद था वो आपका हो जाएगा बी नंबर, अर्थात अस्मक। ठीक है, अस्मिक आपका दक्षिण भारत में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 40 गुलाम सरदारों का गुट अर्थात तुर्कान ए चहलगामी संगठन की स्थापना किस शासक ने किया था। तो तुर्कान ए चहलगामी संगठन की स्थापना किसने किया था, स्थापना की बात कर रहे हैं भाई, तो स्थापना किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने स्थापना किया था, अर्थात 40 तुर्क सरदारों को एक गुट बनाया था, जो कि उनका कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद या समस्त कार्यभार वही संभालते थे। और जो तुर्की चहलगामी को नष्ट किया था तो गयासुद्दीन बलबन ने नष्ट किया था। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन ने नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश कौन डालेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका जवाब यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की नाम की रचना किया है। अगर बात करें
कि यहाँ पर भारत का मार्टिन लूथर भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर भी इन्हें ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद मोतीलाल नेहरू एवं CR दास के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन हुआ था। तो एक नई पार्टी आपकी नाम क्या थी उसकी? स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जो कि कह सकते हैं कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे वह थे CR दास। स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे CR दास थे। और इसके जो कह सकते हैं कि मोतीलाल जो थे उसके उप सचिव थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो थे वो महासचिव थे। ठीक है, महासचिव थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मोतीलाल नेहरू क्या थे? महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर देखिए, नील दर्पण जो कि दीनबंधु ने ये लिखा है, बिल्कुल सही आपकी है। अभ्युदय जो कि मदन मोहन मालवीय है। और वहीं पर अगर बात करें गोरा, तो गोरा आपका जो लिखा है गोरा, गीतांजलि आदि पुस्तकों के लेखक आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अर्थात आपका महात्मा गांधी यहाँ पर गलत हो जाएगा, होना चाहिए था रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट कह रहा है आपका गीता रहस्य जो कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, बिल्कुल सही आपके दिए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया? तो अपना राजनीतिक गुरु बनाया था, किसको बनाया था? तो 62 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर D नंबर, अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कह सकते हैं कि भारत आगमन के बाद महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। और ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि भी तभी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था आपका कुंडल वन में। कहाँ पर हुआ था? कुंडल वन में आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। और अगर बात करें कि इस समय अध्यक्ष कौन था, इस समय शासनकाल किसका था? तो शासनकाल इस समय चला था कनिष्क का। ठीक है, कनिष्क ना। और इस संगीत की जो अध्यक्षता किया था वासुमित्र ने किया था। ठीक है, वासुमित्र ने, जो कह सकते हैं कि राजगरा जो लिखा है ये आपकी प्रथम बौद्ध संगीति थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति थी। वैशाली आपकी सेकंड थी। ठीक है, और थर्ड आपकी ये, और चतुर्थ आपकी ये। और पांचवी कब हुई थी? तो पांचवी हुई थी हर्षवर्धन के शासनकाल में, कन्नौज। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि राज्यपाल को पदमुक्त किया जा सकता है। तो राज्यपाल को जो पदमुक्त कर सकते हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार ही उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार ही उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जबकि संविधान सभा का अगर बात करें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा था, जिनको 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का उल्लेख है? तो कारखानों में बालक काम न करें, अर्थात इसके लिए एक आपका अनुच्छेद बनाया गया। वो अनुच्छेद जिसमें दिया गया है वो आपका अनुच्छेद है 24, अर्थात अनुच्छेद 24 के अंतर्गत यहाँ पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कंपनी में या किसी भी खतरनाक में काम करने में उन्हें दंडित किया जाएगा और मना भी किया जाएगा, साथ में कंपनी को भी दंडित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या होती है 552। कितनी होती है? 552, अर्थात B नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर 530 जो होते हैं राज्यों से होते हैं और 20 सदस्य आपके संघ शासित क्षेत्रों से होते हैं और 2 सदस्य आपके होते हैं आंग्ल भारतीय। कि वो यहाँ पर हमने बताया है कि 20 सदस्य जो संघ शासित अधिकतम बात किया है ना, इसलिए अधिकतम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 20 आपके होते हैं कहाँ से? राज्य शासित प्रदेशों से होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 68 का जवाब हो जाएगा A नंबर, अर्थात 280 के तहत वित्त आयोग का यहाँ पर गठन किया गया है। ठीक है, 280 के तहत 68 का जवाब हो जाएगा A नंबर। और अगर बात करें कि गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसकी अगुवाई में आर्थिक पूंजी ढांचे पर एक विशेष समिति का गठन किया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिए। यहाँ पर कह रहा है 69, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसकी अगुवाई में आर्थिक पूंजी ढांचे पर एक विशेष समिति का गठन किया गया है। तो ये समिति आपकी है जो कि कह सकते हैं बिमल जौलन, ठीक है, बिमल जौलन, जो कि 26 दिसंबर 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जौलन की अध्यक्षता में आर्थिक पूंजी ढांचे पर एक विशेष समिति का गठन किया गया। और यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा राकेश मोहन, तो राकेश मोहन को इस समिति का उपाध्यक्ष नामित किया गया। अध्यक्ष ये हो गए, उपाध्यक्ष राकेश मोहन हो गए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। 70 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो आपका कब हुआ था, वर्ष 1949 में। कब हुआ था, वर्ष 1949 में। तो बात आती है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी जो कि 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जीएसटी क्या है। जीएसटी क्या है, तो भाई जीएसटी क्या है, तो जीएसटी एक आपका क्या है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर अर्थात इनडायरेक्ट टैक्स है आपका जीएसटी, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या कह सकते हैं वस्तु एवं सेवा कर। भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। और भारत का 122वां जो संविधान संशोधन विधेयक था वो जीएसटी से संबंधित है। आपको याद रखना है कौन सा, 122वां विधेयक जो था आपका जीएसटी से संबंधित था। और जीएसटी को आपके भारतीय संविधान के संशोधन के तहत आपके 101वें संविधान में रखा गया है, ठीक है, संशोधन में रखा गया है। ओके, 72 नंबर आपसे कह रहा है क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2018 में पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो मानव विकास सूचकांक में 2018 में पहले स्थान पर कौन हो जाएगा, 72 का जवाब हो जाएगा बी नंबर अर्थात नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे मानव विकास सूचकांक में आपका पहला स्थान है, 72 का हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ठीक है, 72 बी नंबर। वहीं पर अगर बात करते हैं भारत, तो भारत का स्थान है आपका कितना, यहाँ पर 130, ठीक है, भारत का स्थान है मानव विकास सूचकांक में 2018 में 130। नेक्स्ट कह रहा है आपसे पुस्तक द रिपब्लिक, पुस्तक का नाम है दी रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर में किसके भाषणों का संग्रह है। तो ये संग्रह आपका किसका है, रामनाथ कोविंद, ठीक है, आप याद रख लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका। रामनाथ कोविंद की पुस्तक है दी रिपब्लिकन एथिक लोकतंत्र के स्वर, ठीक है, किसकी, रामनाथ कोविंद जी की हैं, भाषण से संबंधित है उनके। नेक्स्ट कह रहा है कि 26 सितंबर 2018 को जारी वर्ष 2018-19 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन में प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है। तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर अर्थात 141.59 मिलियन टन होने का अनुमान है। ओके, अब जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका हमारे वीडियो में है, कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक दाल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक दाल उत्पादन कौन करता है, आपका जवाब हो जाएगा आपका 75 में ए नंबर अर्थात आपका मध्य प्रदेश करता है। कौन करता है, आपका मध्य प्रदेश करता है। ये आपके हो गए 75 क्वेश्चन और आपके लिए एक कमेंट करेंगे जो अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का लोक नृत्य है, असम का, ठीक है। ऑप्शन है बिहू, गरबा, भांगड़ा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि असम राज्य का लोक नृत्य कौन है। ऑप्शन ए है बिहू, ऑप्शन बी है गरबा, ऑप्शन सी है भांगड़ा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं अर्थात सभी वीडियो को अगर लगातार क्रम से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आपको सब्सक्राइब करने का एक भी रुपया नहीं लगता है, बस आप हमारा हेल्प करिए, हम आपका हेल्प करेंगे और इससे आपको भी प्रॉफिट है और हमको भी प्रॉफिट होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं और बनाने का भी मन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।